बागेश्वर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु बसंत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सभी अहम खबरों के साथ। बागेश्वर जिले में दो अलग अलग क्षेत्रों की दो महिलाओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार जनौटी पालड़ी निवासी लक्ष्मा देवी, जिनकी उम्र 52 वर्ष बताई जा रही है, उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना कपकोट की है, जहां पनौरा गांव की नंदी देवी, जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, उन्हें उनके परिजन गंभीर हालत में जिला अस्पताल ला रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। दोनों मृतक महिलाओं का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं दोनों महिलाओं की मौत का कारण जहरीले पदार्थ का सेवन बताया जा रहा है। बागेश्वर जिला अस्पताल में तैनात लैब टेक्नीशियनों का बीते कुछ दिनों से सरकार के खिलाफ काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध जारी है। वहीं आपको बता दें कि सरकार का इस विरोध प्रदर्शन पर कोई जवाब न आने पर जब द्वितीय चरण में लैब टेक्नीशियन 6 जुलाई से उपवास रख अपना विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि वे बिना अन्न ग्रहण किए सुबह से काम कर रहे हैं और इस उपवास को आज 2 दिन हो चुके हैं। वहीं आज एक लैब टेक्नीशियन कर्मचारी की खाना ना खाने की वजह से तबीयत बिगड़ने का मामला भी सामने आया है। उनका कहना है कि वे सामूहिक रूप से उपवास रखकर सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद अब उत्तराखंड में भी पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल के निर्देशन पर पुलिस के गनरों को वेपन हैंडलिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज पुलिस लाइन में प्रतिसार निरीक्षक अजय कुमार आर्या के नेतृत्व में जवानों को प्रशिक्षण दिया गया और आर्मरोर तेज सिंह ने सुरक्षा ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को शस्त्रों के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। वहीं पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस आरक्षी को वेपन हैंडलिंग का रिफ्रेशर कोर्स और फायरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जितने भी गनर्स हैं उसके अलावा जो भी हमारे कांस्टेबल्स हैं उनके लिए एक शेड्यूल बनाया है वेपन हैंडलिंग का। जिस भी प्रकार के वेपन जो भी इस्तेमाल करता है उसको वेपन हैंडलिंग की प्रशिक्षण जो है पुलिस लाइन में दी जाएगी। गनर्स की हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग करवा दी है 2 दिन की। इसमें गनर्स को सही प्रकार के वेपन्स की हैंडलिंग तथा ड्राई प्रैक्टिस कराई गई। इसके अलावा धीरे धीरे कांस्टेबल्स को भी प्रत्येक थाने से बुलाकर इनको ट्रेनिंग रिवाइज करी जाएगी, इनकी रिफ्रेशर कोर्स की तरह दी जाएगी। इसके अलावा फायरिंग का भी अरेंजमेंट किया गया है और जल्द ही इनकी फायरिंग प्रैक्टिस भी सभी की कराई जाएगी। SOP बनाई गई है। जो भी दबिश के लिए जाएगी टीम उसके लिए एक SOP बनाई गई है। उस SOP का कड़ाई से पालन करवाने के लिए सभी थाना अध्यक्षों को बता दिया गया। इसके अलावा बार बार ब्रीफ करा जा रहा है कि दबिश पे क्या SOP होती है, किस प्रकार से अपनी सेफ्टी को देखते हुए और मुलजिम की भी सेफ्टी को देखते हुए दबिश दी जाए, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। बागेश्वर नारायण देव वार्ड की सभासद बबीता पांडे के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग को बारिश के मौसम में नाले में जल भराव से हो रही समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। यहां ज्ञापन देने पहुंचे नगर वासियों का कहना है कि नालों में हो रहे जल भराव के कारण स्थायी मकानों को खतरा होने के साथ साथ वहां जान माल के नुकसान होने का भी डर लगा हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से नगर वासियों ने सिंचाई विभाग से अपील करते हुए कहा कि वे स्थल की जांच कर उसका पुनर्निर्माण करें और जल्द से जल्द इस मुद्दे को संज्ञान में लिया जाए। विभाग द्वारा मामले का संज्ञान नहीं लिए जाने पर नगर वासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मौके पर जाके 5 बजे वो कफल खेत नाले को देखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी भी आएंगे और मौके पर देख के ही फिर बताया जाएगा कि क्या कर सकते हैं इमीडिएट राहत के लिए बात नहीं हो। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि ये कार्रवाई करें और तुरंत ग्रामीणों को राहत दें। और ये गरीब जनता के लिए इन्होंने सोचना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से लोग मकान बना के और कई घर अभी हमारे वो एक्स आर्मी वाले हैं, वो उनका घर भी वहाँ पर क्षतिग्रस्त होने को तैयार है। वो पांडे जी का घर वहाँ पर क्षतिग्रस्त होने को तैयार है। तो इसलिए मेरा इनसे गुजारिश है कि तुरंत ये कार्रवाई करें और उस पर
तुरंत रूप से काम करें। बागेश्वर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन कार्यक्रम के तहत 2024 तक हर घर में नल और जल उपलब्ध कराने के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक की गई। इस बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत बसंती देव, विधायक बागेश्वर चंदन रामदास और विधायक कपकोट बलवंत सिंह भौरियाल के अलावा संबंधित विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। वहीं बैठक में परियोजना प्रबंधक और सदस्य सचिव स्वजल परियोजना शिल्पी पंत ने अवगत कराया कि जिला जल एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 2024 तक जनपद के प्रत्येक घर में नल एवं जल उपलब्ध कराना है, जिसमें जल निगम, जल संस्थान व स्वजल द्वारा कार्य किया जाना है, जिसमें 52,156 घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि जल निगम द्वारा 26,879, जल संस्थान द्वारा 8,635 तथा स्वजल द्वारा 16,642 घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत 5% अंशदान अनिवार्य होगा। इस मौके पर जिलाधिकारी ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि वे घर घर जाकर जनपद वासियों को इसकी जानकारी दें, ताकि जनपद वासी इस योजना का लाभ उठा सकें। देखिए, जो हमारा आज जल जीवन मिशन लॉन्च किया था भारत सरकार द्वारा, उसकी आज पहली बैठक यहाँ पे हुई है जिला कार्यालय में, जिसमें हमारे सभी विभागों के अधिकारीगण शामिल थे और हमारे माननीय विधायक बागेश्वर, माननीय विधायक कपूर, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सभी लोग शामिल थे और एक बहुत हम कह सकते हैं बहुत एक ठोस बैठक हुई है और इसमें हर घर को कनेक्शन देना है पानी का। तो ये हमारा टारगेट रहेगा और इसका पूरा योजना जो क्रियान्वित करना है वो 2024 तक, जो हर घर में नल, हर घर में जल, तो 2024 तक कनेक्शन देना है। तो इसमें हमारे 3 विभाग कार्य करेंगे, जो जल संस्थान है, जल निगम है और स्वजल। तो इन तीनों विभागों ने पूरा एक कार्य योजना बना ली है और इस साल जो हमारा टारगेट है इनका कनेक्शन देने का 7,272 है और इसके आगे भी इन्होंने डिवाइड किया पूरा 5 साल का कार्य योजना। तो उसमें आज पहली बैठक में हमारी जो 1,500 के करीब जो कनेक्शन है उसका इन्होंने पूरा एस्टीमेट वगैरह बना लिया है और वो एस्टीमेट आज हमारा पास भी हो गया मीटिंग में। और इसी तरह से हर महीने इसमें मीटिंग होना है, तो हर महीने इनको टारगेट दिया गया है कि हर महीने कितने एस्टीमेट बनाने हैं और कितने लोगों को कनेक्शन देना है। तो आज और इसमें माननीय विधायकगणों की तरफ से कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड करके शासन में भेजेंगे और इसमें विभागों को यही निर्देशित किया गया है कि समय पे काम करें और गुणवत्तापूर्वक काम हो और समय से काम हो, ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल उनके घर तक ही हम लोग उपलब्ध करा पाएँ। देखिए, कनेक्शन देने की जिम्मेदारी विभागों की होगी, जिसमें मैंने पहले बताया कि जल संस्थान, जल निगम, स्वजल, तो विभागों का उत्तरदायित्व होगा और लोगों से संपर्क करें, उनका जो भी प्रक्रिया अपनानी है उसको अपनाएं और उनको कनेक्शन दें। मैंने निर्देशित किया विभाग को कि एक अपनी प्रक्रिया बना लें अच्छे से, चाहे वो नंबर कोई जारी करें या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए या कोई इनका कोई ऑफिसर नियुक्त हो या कोई स्वयंसेवी नियुक्त हो, ताकि किसी को कहीं भटकना ना पड़े, यानी कि उसको पूरे माइंड में क्लियर रहे कि विभाग हमारे पास आएगा, जो भी प्रक्रिया है उसको कराएगा और हमें कनेक्शन मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी विभागों को दी। आज कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छता जल मिशन पर बैठक हुई है। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना हर घर में जल, हर घर में नल योजना चालू हुई है। इससे जो आज तक पानी से वंचित है उनको प्रत्येक हर गांव में, हर घर में पानी दिया जाएगा और स्वच्छता मिशन पर ध्यान दिया जाएगा। और मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने इस प्रकार की योजना निकाली। 1 रुपये में कनेक्शन दिया जा रहा है, इससे कोई भी वंचित नहीं रहेगा। मंत्री जी ने 15 अगस्त को पिछले साल लाल किले से घोषणा की थी कि मैं जल शक्ति मंत्रालय बनाऊंगा और हर घर में जल और हर घर में नल की योजना तैयार की जाएगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज पेयजल विभाग की ये बैठक हुई थी, जिसमें हर घर में जल और हर घर में नल देने की जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प था उसको पूरा करने के लिए आज कार्यक्रम यहाँ बैठक हुई। इसमें माननीय विधायक कपकोट, हमारे सम्मानित
हरियाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभागों की आज बैठक थी। और प्रथम चरण में जो हमारी जो स्कीमें चल रही हैं, पहले ये होता था कि जो भी पेयजल योजना हमारी चलती थी उसमें स्टैम्पोस दिया जाते थे, मगर आज के बैठक में तय हुआ कि प्रत्येक घर को पेयजल का कनेक्शन दिया जाएगा। और प्रथम चरण में जो हमारा जो लक्ष्य है वो 7,272 पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य बनाया है। और मैं समझता हूँ कि हमने भी ये सुझाव भी दिया कि जो ऑन गोइंग योजनाएं चल रही हैं वो तो चली रही हैं, उसके साथ साथ जिन तोकों में, जिन ग्राम सभाओं में पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहाँ भी तत्काल योजनाएं बनाएं, ताकि प्रत्येक घर में जल, प्रत्येक घर में नल की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, जो संकल्प है, उसको पूरा किया जा सके। आज ये भी तय हुआ, चूँकि कल मीडिया में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने की घोषणा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने की शुरुआत शायद वो कल से कर रहे हैं। उसमें कम से कम पर्वतीय क्षेत्र में जहां जल स्रोत सूख रहे हैं, जहां लिफ्ट योजनाएं बन रही हैं और जिसमें भारी भरकम पैसे का भी आवश्यकता पड़ेगी, यदि संकल्प प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी योजना है। मैं इसके शुरुआत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और क्षेत्र की, देश की जनता को भी मैं बधाई दूंगा कि हर व्यक्ति को घर में नल मिले और पूर्ण रूप से जल मिले। ये कार्यक्रम की आज यहाँ शुरुआत हुई है, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हर घर जल, हर घर नल की जो बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई है, उसमें हम दोनों विधायक, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष मौजूद रहे थे और काफ़ी सुझाव हम तीनों की तरफ से उसमें आए हैं। और हमारा मानना है कि जो ये योजना बने वो एक गुणवत्ता से योजना बने, जिससे दीर्घकालीन लाभ हर व्यक्ति को इसका मिल सके। और इसी के साथ विद्युत विभाग पर भी चर्चा आई है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना, जिसमें भारत सरकार से 19 करोड़ रुपया प्राप्त है, उस योजना को आज काफ़ी लंबा समय हो गया है। जो उसमें ठेकेदार है उसने अभी तक एक ग्राम पंचायत को भी वो बिजली नहीं दे पाया है। और हमारा मानना है कि उस ठेकेदार को काली सूची में डाला जाए और उससे वसूली की जाए और नया जो ठेकेदार हो तत्काल वो बिजली की योजना हमारी पूर्ण हो, ताकि दूरस्थ क्षेत्र जो हमारे तोक छोटे हैं उन सबको लाभ मिल सके। इसी प्रकार से हमारी पंपिंग योजना भी है। मेरी विधानसभा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है काटा पंपिंग योजना की, जिसका 53 करोड़ रुपया लगभग DPR गई है। उसी प्रकार से देवलचौरा पंपिंग योजना भी है, उसका भी अंतिम चरण में वो फाइल हमारी पहुंची है, शीघ्र उसका पैसा मिलने वाला है। उसी प्रकार से बेड़ा मजड़ा हमारा काफ़ी जो क्षेत्र है वो अभी पेयजल से वंचित है, उसके लिए भी नई पेयजल योजना बनाने की बात आई है। हमारा ग्वाड़ है, हमारा पंद्रपाली है, हड़बाड़ है, जहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी की दिक्कत है। वो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना और मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना हर घर जल हर घर नल है, उस सब में प्रत्येक घर को पेयजल मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सोनू पर वो वहाँ से फरार हो चुका था, तो हमारे शक और पुख्ता हो गया। इसके बाद बागेश्वर में बीते दिनों ठाकुरद्वारा में महिला की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक ने 24 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा किया है। महिला की मौत के बाद परिजनों के संदेह जताने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक महिला लंबे समय से अकेले रह रही थी। उनके मकान में सोनू नाम का एक नेपाली मजदूर रहता था। 4 जुलाई की रात सोनू मादक पदार्थ का सेवन कर देर रात घर लौटा। इसके बाद जब हरूली देवी ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया और किराया मांगने लगी, इतने में गुस्साए सोनू ने महिला पर हमला करते हुए मुक्के से मुंह, सीने व सिर पर वार किया, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई।
वहीं पुलिस द्वारा की गई जांच में हत्यारोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए हत्या की वजह किराया मांगना व खाना ना देना बताया। देखिए 5 जुलाई को एक सूचना हमें 112 पर भी मिली और मोहल्ले द्वारा भी एक थाने में सूचना दी गई कि एक वृद्ध महिला का डेड बॉडी मिली है उसके घर में। तो मौके पर इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ रवाना हुए। वहाँ पर जाकर ये देखा गया कि महिला की डेड बॉडी है, लेकिन उसके चेहरे पर काफ़ी चोट के निशान हैं और खून निकल रहा है। तो वो देखते हुए ऐसा लग रहा था कि किसी प्रकार की कोई वहाँ पे वारदात हुई है। जब वो महिला वहाँ पे अकेली रहती थी और शादी के उसको कई साल हो गए थे, लेकिन हस्बैंड साथ में नहीं थे काफ़ी समय से। तो मोहल्ले वालों ने बताया कि सोनू नाम का एक नेपाली लड़का जो है वो इनके आना जाना करता था। वो 35 वर्ष का और इनकी सेवा करना, खाना वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें करता था। लास्ट टाइम भी वो यहीं देखा गया था, पिछले दिन भी। उसके बाद इनके भतीजा यहीं रहते हैं और थोड़ी दूरी पर ही रहते हैं, ठाकुर द्वारा से ही। उन्होंने एक तहरीर थाने में दी जिसमें ये उन्होंने खोला कि इनकी जो मृतक महिला है उसके साथ सोनू का रहना था और उसके अलावा सोनू ने जो है किसी प्रकार की उनके साथ मारपीट करी है और उसके बाद इनकी हत्या कर चले गए। उनका ये कहना है कि कारण शायद महिला द्वारा किराया मांगने का कारण है, लेकिन ये अभी इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है कि किस प्रकार हत्या हुई है। तो इसमें 302 की तहरीर लेकर इसमें मुकदमा लिखा गया IPC की धारा 302 में और अभियुक्त को भी हमने एक टीम लगाकर गिरफ्तार करवा लिया था। अभियुक्त मौके से फरार होने के कारण हमारा शक और पुख्ता हो गया था। उसके बाद ढूंढ के लिए एक टीम भेजी और ढूंढ के दौरान ये अभियुक्त हमें मिल गया था। अभी अभियुक्त का भी यही कहना है कि उसकी पिछले दिन महिला के साथ काफ़ी हाथापाई हुई, मारपीट हुई और जिसकी वजह से अंगूठी और मुक्का लगने की वजह से आंखों से, नाक से काफ़ी ब्लीडिंग आई है। उसके बाद अब जो भी पोस्टमार्टम में आएगा वही इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई में आएगा। अभियुक्त लोकल ही ठाकुर द्वारा में ही घूम रहा था। ये बताया गया है कि ये काफ़ी नशे की हालत में वैसे यहाँ पे लेबरी करता था और घूमता था। तो इसका बाजार में भी कई बार झगड़ा हुआ था। पिछले दिन भी ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इसका बाजार में भी झगड़ा हुआ था। तो वो लोकल ही वहीं पे घटनास्थल के पास ही मिल गया था। हालांकि हमने टीम लगाकर बॉर्डर्स को भी सील कर दिया था और वो इस हालत में नहीं था कि वो वहाँ से भाग पाए। तो वो लोग हमको देखिए, ये तो अभी उस समय पे उस दिन वो अगर नशे में था, क्योंकि हमें अगले दिन मिला, तो अगले दिन तो ये मेडिकल में इसका नशा नहीं आया है। लेकिन उस दिन क्या था ये इन्वेस्टिगेशन में एक बार ही सामने आएगा। यदि किसी ने उसे देखा है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति था जहाँ पे ये शराब पीकर वहाँ घर पे गया है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में का एक विषय बनता है। इनके मौके से फरार होने पर जब भी हमें सूचना प्राप्त हुई तो लास्ट जो सीन था वो लास्ट इसको वहीं देखा गया था और यही व्यक्ति था जिसने मोहल्ले में जाकर ये बताया था कि महिला की मृत्यु हो गई है। जब इससे थोड़े मोहल्ले वालों ने पूछताछ करी तो ये मौके से फरार हो गया। उसके अलावा जब इसको हमने पूछताछ के लिए पकड़ा तो पूछताछ में भी इसने अपनी बताया, पूरी कन्फेशन करा इस चीज़ का कि किस प्रकार से हत्या हुई थी। और उसके बाद इससे जो भी इसके कपड़े वगैरह बरामद करे उससे खून मिला, जो कि ये प्रतीत होता है कि महिला के साथ जो मारपीट हुई है उसी से वो खून लगा होगा। और उसके बाद उसके ने बताया जो अंगूठी से और जिस चीज़ से उसकी चोट लगी है वो अंगूठी भी बरामद करी गई, उसमें भी खून मौजूद था। तो ये FSL के लिए भेज दी गई है रिपोर्ट। आगे इन्वेस्टिगेशन में इसका पता चलेगा यदि खून की मैचिंग होती है। कोई अन्य लोग भी साथ हो सकते हैं? नहीं, अभी इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है। ये अकेला ही वहाँ जाता था और अकेला ही था उसमें। अभी इस प्रकार की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री यहाँ नहीं है। ये पिछले 1 महीने से बागेश्वर में मौजूद था। उससे पहले अगर ये जहाँ भी था वहाँ अगर क्रिमिनल हिस्ट्री कोई रही होगी तो वो सामने। आज की अहम खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 31 उत्तराखंड। नमस्कार।